आखिर सिद्धार्थ क्यों निकले गौतम बुद्ध बनने? उनके दिल में सवालों और संशयों का एक ऐसा भंवर उठा, उनके किए हुए आज तक के सारे अथक प्रयास सब विफल हो गए। मैं ये बहुत महान व्यक्ति बनेंगे, एक महान। आखिर सिद्धार्थ क्यों निकले गौतम बुद्ध बनने? काफ़ी सिंपल सवाल है ना। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कहानी में तो आपने हमने वो पढ़ा होगा, सुना होगा और किसी से सुनाया भी होगा, कहीं टीवी पे देखा होगा एंड कहीं रेडियोस पे सुना होगा, क्योंकि बहुत कॉमन कहानी है, बहुत पॉपुलर कैरेक्टर, बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है गौतम बुद्ध की। मैं हूँ दीपेश और दीपेश टॉक स्टोरीज में आज हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के शुरुआती चरणों के बारे में, बिकॉज अगले हफ्ते है बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के पहले अगर हम थोड़ा बुद्ध जी के बारे में थोड़ा जान लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, तो शायद उस दिन की ब्लेसिंग्स हम ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे। और सी, आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट। अपन डिस्कशन कर रहे हैं कहानी का, सो अगर मुझसे शब्दों में कुछ गलती हो जाए, कुछ कहानी में इधर उधर हो जाए, तो मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ। तो हम कहानी शुरू करेंगे उनके जन्म से। तो गौतम बुद्ध का पहला नाम था सिद्धार्थ एंड हम उनको सिद्धार्थ के नाम से ही बुलाने वाले हैं आज की कहानी में, तो कंफ्यूज मत होना। तो सिद्धार्थ की कहानी शुरू होती है उनके जन्म से, जो कि शायद लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। मुझे दिन तो बिल्कुल याद नहीं है मेरे को फ़िलहाल, मुझे बुद्ध पूर्णिमा याद है, बट एक्चुअली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन तो सिद्धार्थ को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो इसलिए उसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि उनकी जन्म तिथि है, बट लेट्स कंटिन्यू। तो उनका जन्म हुआ था शुद्धोधन जो राजा थे शुद्धोधन शाक्य वंश के, उनके परिवार में उनका जन्म हुआ था। और एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पर ड्रॉप करना चाहूँगा मैं, बिकॉज ज़्यादातर लोग जानते नहीं है। तो जो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म हुआ था वो इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ था, और इक्ष्वाकु वंश वही वंश है जिस वंश में हमारे राम जी का जन्म हुआ था। तो एक छोटा सा डिटेल अगर आपको कंफर्म करना है तो विकिपीडिया पे जाके देख लेना, विकिपीडिया पे मेंशन है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के। एंड लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। तो जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ था रात के समय पे, तो राजा ने बहुत बड़ा जश्न रखा अपने देश में, और बहुत सारे ज्योतिषी, पंडितों, विद्वानों और ब्राह्मणों को बुलवाया गया, ताकि उनके पुत्र के जो भी अगर जैसे कुंडली में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर कुंडली में क्या क्या लिखा है और कैसा राजा बनेगा, क्या क्या भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत जान सके वो उनके। एंड आते हैं, सब आते हैं, हर ज्योतिष ये बोलता है कि इनमें महान व्यक्ति के 32 के 32 गुण प्रेजेंट हैं, और इनके जीवन में ये बहुत महान व्यक्ति बनेंगे, या तो एक चक्रवर्ती राजा या तो एक महान संत। अब और यहाँ तक कि एक ज्योतिष ने आके तो ये कंफर्म बोला था कि ये तो एक महान संत ही बनेंगे। एंड सेम थिंग हैपन्स, जैसे कि हम स्टोरीज में जानते हैं। बट लेट्स ईयर, तो यहाँ पर राजा शुद्धोधन को डाउट था कि कहीं मेरा बेटा कोई संत, साधु, सन्यासी ना बन जाए। तो उन्होंने बचपन में, बोलते हैं ना एक दिमाग की विपरीत बुद्धि घूमती है, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने बेटे को भोग विलास में ही उलझा के रखूँगा, तो अगर वो कभी सन्यासियों को जानेंगे ही नहीं तो कभी सन्यासी बनेंगे ही नहीं। एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, बट इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो राजा क्या करते हैं, राजा अपने पुत्र को महल की 4 दीवारियों के अंदर भोग विलास में उलझा के रख देते हैं। बचपन से सारी जो चीज़ें थी वही रिक्वायर्ड थी, कभी किसी गरीब से मिलने नहीं देना, सन्यासी, साधु, पंडित, ब्राह्मण से मिलने नहीं देना, हमेशा राजसी भोग, राजसी माहौल, अच्छा अच्छा लग्जरी के बीच सब कुछ एकदम चंगा, जो आजकल के लोगों के लिए सपना है ना, वही चीज़ कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, हर चीज़ का चुटकी में इलाज एंड हर चीज़ चुटकी में अवेलेबल। वही चीज़ राजा ने करी जब तक वो बड़े नहीं हुए, जब तक उनकी शादी नहीं हुई। ऐसे ही वो उसी माहौल में बड़े हुए जहाँ पर दास दासियों के बीच वो अपना जीवन बिताते थे, एकदम बिल्कुल खोए हुए। उनको ना भगवान, ना सन्यास, ना साधु, ना ज्ञान, किसी चीज़ के बारे में कोई खबर नहीं थी। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते
उनकी शादी होती है यशोधरा से, उनका पुत्र होता है राहुल, और चलता रहता है ऐसी कहानी, थोड़ी बहुत आगे बढ़ती है। और एक दिन उनको क्यूरियोसिटी होती है कि मैंने ये महल तो बचपन से देखा, बट इस महल के बाहर क्या है, इस महल के बाहर आखिर कुछ है भी। और यही क्यूरियोसिटी, अब देखो क्यूरियोसिटी क्या होती है ना, क्यूरियोसिटी इज़ अ थिंग जो गरीब इंसान होता है ना, जिसके पास कुछ अवेलेबल नहीं हो, वो भी अपनी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या है क्या नहीं है। एंड वो तो राजकुमार थे, सब अवेलेबल था, हर रिसोर्स अवेलेबल थी, बस बाहर जाने को अलाउड नहीं था महल के, और महल के अंदर गरीबी अलाउड नहीं थी। ऐसे ही सिमिलरली तो वो अपने जो सारथी मित्र थे चंडक, उनके साथ प्लान करते हैं एक आउटिंग ट्रिप, बिल्कुल सीक्रेट। जैसे आजकल आपको किसी को ट्रिप पे जाना रहता है तो ये बोला कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं और निकल जाते हैं, ऐसे ही वो भी चुपते छुपाते महल से बाहर निकल जाते हैं अपने सारथी मित्र के साथ। एंड द मेजर स्टोरी बिगिंस हियर। अब क्या होता है, वो धीरे धीरे नगर के अंदर जाते हैं, नगर देखते हैं, और सिद्धार्थ भी पहली बार अपने नगर को देखकर बहुत उत्साहित थे, बहुत उत्सुक थे कि आखिर अब उन्हें क्या नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले उन्हें दिखता है एक बूढ़ा कमज़ोर आदमी जो एक लाठी के सहारे चलता हुआ सड़क के किनारे चल कहीं जा रहा था, और वो उसे देखकर कंफ्यूज होकर अपने सारथी मित्र से पूछते हैं कि मित्र, ये कौन है और इन्हें क्या हुआ है। और चंडक सारथी उन्हें बड़े प्यार से समझाते हैं कि राजकुमार, ये काका बूढ़े हो चुके हैं। क्या होता है कि जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो आपके शरीर की ताकत कमज़ोर हो जाती है, आपकी त्वचा ढीली हो जाती है, सुंदरता और जवानी धीरे धीरे शरीर को छोड़ देती है, आपके शरीर की ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है, तो हाथ पैरों में इतनी ताकत नहीं रहती कि आप सीधे सीधे आराम से चल पाओ। तो इसलिए वो लकड़ी के सहारे ऐसे झुक के चल रहे हैं, और कुछ नहीं, वो बूढ़े हुए हैं। तो राजकुमार पूछते हैं क्या हम भी बूढ़े होंगे। और सारथी एक नॉर्मल से एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं कि हाँ, सब बूढ़े होते हैं, जिनका जन्म होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती सब बूढ़े होते हैं। और वो रथ आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पर सिद्धार्थ मन में संशय तो लेते हैं, पर थोड़ा सा संशय ठीक है, देख ले, मैनेज कर लेंगे, पूछेंगे, जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे उन्हें एक घर की बरामदे में बाहर के साइड, जो दरवाजे के बाहर एरिया रहता है, वहाँ पर खटिया पर एक बूढ़ा आदमी दिखता है, सॉरी बीमार आदमी दिखता है, जो खांस रहा होता है ज़ोर ज़ोर से, और कराह रहा होता है, तड़प रहा होता है दर्द से। और राजकुमार वहाँ पर रथ रुकवा कर फिर से सारथी से पूछते हैं कि सारथी, इन्हें क्या हुआ है और ये क्या कर रहे हैं। तो सारथी उन्हें फिर से प्यार से समझाते हैं कि राजकुमार, ये बीमार हो चुके हैं, बीमार, और इसलिए मुझे लगता है इनको ज़ुकाम बुखार कुछ ज़्यादा हो गया है, तो अभी इनके शरीर में भी दर्द है, तो इसलिए अभी कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए ये ऐसे लेटे हुए हैं। तो राजकुमार पूछते हैं बीमारी क्या होती है। तो सारथी भी थोड़ा सोच के समझ के समझाने की कोशिश करते हैं आसान शब्दों में कि राजकुमार, बीमारी एक तरीके से शरीर के प्रति एक ऐसा विकार होता है जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है, या फिर उसमें कुछ उसके जो आम तौर की क्रियाएं होती हैं उनमें कुछ समस्या आने लगती हैं। ज़ुकाम बुखार दर्द ये सब बीमारी के कुछ लक्षण ही तो हैं। तो राजकुमार पूछते हैं तो क्या हम भी बीमार हो सकते हैं। और सारथी कहता है हाँ राजकुमार, बीमार तो कोई भी इंसान हो सकता है। अब ये एक और संशय लेके राजकुमार सिद्धार्थ आगे बढ़े रथ के साथ। अब रथ जैसी आगे बढ़ा, एक शव यात्रा वहाँ से सामने से आ रही थी, जिसमें एक बूढ़े इंसान की अर्थी वो ले जा रहे थे अपने शमशान अंतिम संस्कार के लिए। सारथी रथ रोककर शव यात्रा को प्रणाम करते हैं। उतने में सिद्धार्थ फिर से परेशान कंफ्यूज होके सारथी से पूछते हैं कि सारथी, ये क्या इतने लोग रोते हुए इन्हें ऐसे क्यों ले जा रहे हैं, इन्हें क्या हुआ है। और सारथी कहता है राजकुमार, इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनके परिवारजन दुखी हैं कि अब ये इनके साथ नहीं रहेंगे, और इनके अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ
फिर थोड़ा चिंतित होके, कंफ्यूज होके पूछते हैं कि सारथी, मृत्यु क्या होती है और ये अंतिम संस्कार क्या होता है। तब राजकुमार को सारथी समझाते हुए कहते हैं कि मृत्यु, राजकुमार, जब हमारे प्राण, हमारी चेतना आत्मा के साथ हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है तो उसे मृत्यु कहते हैं। और यानी वो फिर किसी और लोक में चली जाती हैं इस दुनिया को छोड़ के, और फिर हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है, निर्जीव वस्तु के समान, इसका कोई अर्थ नहीं रहता। और ताकि इस इसके अच्छे तरीके से इसका आगे संभाल हो सके और जो क्रियाएं होनी चाहिए वो हो सके, इसलिए अंतिम संस्कार के लिए इन्हें या तो जला दिया जाता है या तो दफना दिया जाता है। और राजकुमार पूछते हैं, क्या हमारी भी मृत्यु होगी? और सारथी सटल आवाज़ में, धीमी आवाज़ में कहते हैं, जी राजकुमार, मृत्यु तो हर मनुष्य की होती है। और ये सवाल का जवाब सुनकर अब सिद्धार्थ के मन में जो पिछले 2 इंसिडेंट उन्होंने अभी रिसेंटली देखे और अब ये इंसिडेंट उनके दिल पे एक छाप छोड़ गया। उनके दिल में सवालों और संशयों का एक ऐसा भंवर उठा जिसमें उनके मन की नाव ऐसी डोल रही थी जिसका कोई किनारा नहीं था, जिससे कोई साहिल नहीं मिल रहा था। और उसी के साथ वो थोड़े हक्के बक्के होकर आगे रथ के साथ आगे बढ़े। और आगे चलकर उन्हें मिला एक साधु, एक सन्यासी। और उन्हें देखकर राजकुमार ने इस बार क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि सारथी, ये कौन है? हमने ऐसे मनुष्य पहले नहीं देखे, ये क्या कर रहे हैं? और सारथी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, राजकुमार, ये एक सन्यासी हैं। सन्यासी साधु दुनिया के सारे बंधन मोह वगैरह छोड़ चुके होते हैं ताकि वो अपने जीवन के सत्य की, इस सृष्टि के सत्य की, उद्देश्य की, या फिर जिन्हें भी वो भगवान मानते हैं उनका साक्षात्कार, उनका सत्य जान सकें, उन्हें अपने अंदर महसूस कर सकें। और इसीलिए वो सारे संसार की भोग विलास, मोह माया और जो भी चीज़ें उन सबको छोड़कर, त्याग कर अपनी खोज में आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पर उनकी जो मन में सवालों का भंवर था, सिद्धार्थ को उस भंवर में एक किरण दिखी। बट अभी साहिल मिलने में बहुत समय था और दिन निकलने में अभी बहुत समय था। ऐसे ही युवराज वापस आ गए छुपते छुपाते, किसी को महल में पता नहीं चला कि हम बाहर गए थे, एंड सब एकदम नॉर्मल चलने लगा। पर अब सिद्धार्थ के मन में दिन रात वही 3 इंसिडेंट और वो चौथा जवाब घूमने लगा। क्या अगर ये सब झूठ है, अगर ये सब कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और आज तक मुझे ये सारी चीज़ें पता क्यों नहीं थी? और इन्हीं सवालों ने एक दिन सिद्धार्थ को मजबूर कर दिया अपना घर छोड़ के जाने के लिए, बिना किसी को बताए, ताकि वो इन अपने सवालों का जवाब ढूंढ सके, अपने संशयों को मिटा सके। और वो एक पत्र लिखकर अपनी पत्नी को चले गए घर छोड़कर रात को, और शुरू की उन्होंने अपनी जीवन की एक नई यात्रा। अब अगर ये जो 4 इंसिडेंट हम देखें कि मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा, ये जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों से ही तो राजा ने आज तक सिद्धार्थ को छुपा के रखा था। और इन चीज़ों को सिद्धार्थ ने खुद ही खोज लिया। और अब सिद्धार्थ निकल चुका है अपनी राह पे। पर अगर हम गौर से देखें तो क्या होता अगर राजा ये सब नहीं करते? क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप जितना छुपा के दबा के रखो, जितना एक्सट्रीम तक आप उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करो, वो चीज़ आपके पीछे उतने ही प्रेशर, उतने ही रिवर्स एक्शन के साथ वापस, रिएक्शन के साथ वापस आती है। एंड द सेम थिंग हैपन। हो सकता था अगर राजा शुद्धोधन
सिद्धार्थ को बचपन से उन सन्यासियों, संतों, इन सारी जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं उनके बीच रखते, तो शायद देर इज़ मोर पॉसिबिलिटी कि कभी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ना बनते और ना कभी वो संत बनते, बल्कि एक चक्रवर्ती राजा बन के अपनी प्रजा का ख्याल रखते, उनके जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करते। पर कहते हैं ना, प्रकृति को जब कुछ कराना होता है तो सही काल में भी विपरीत बुद्धि करके काम बिगाड़ दिए जाते हैं। एंड द सेम थिंग हैपेंड हियर। राजा ने सोचा कुछ और जिस दिन उन्होंने अपने बेटे का पत्र पढ़ा, उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके किए हुए आज तक के सारे अथक प्रयास जिनसे वो अपने बेटे को इस दुनिया की सच्चाई से बचाना चाहते थे, सब विफल हो गए। एंड दैट्स आर टुडेज स्टोरी। गौतम बुद्ध की स्टोरीज बहुत सारी हैं, बहुत चीज़ें हम उनमें से सीख सकते हैं। एंड दैट्स द इनिशियल पार्ट कि गौतम बुद्ध आखिर गौतम बुद्ध कैसे बने। एंड दैट्स ऑल। हम बनेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड।